वेलकम बैक टू योर चैनल। क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कहीं यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया था। नाउ ये पार्ट समझेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसमें का मतलब क्या है? फ्री होता है, स्वतंत्र, फेयर होता है, सही ढंग से जो हमारा चुनाव होता है, चुनावी मुकाबला, इलेक्शन पता है, चुनाव होते हैं जो, ठीक है। तो अब एक चाइना के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रेनमेन दिबाबियो दहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ओके, तो उन्होंने कहा है कि जो चीनी की जो संसद है ना, उसका जो नाम है ये राष्ट्रीय जनसंसद जिसको कहते हैं। तो चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से क्या होता है, चुनाव कराए जाते हैं। और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का भी अधिकार है। नियुक्त करना मतलब बनाना, है ना। इट हैज़ nearly 300 members elected from all over the China. Some members are elected by army. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. Only those who are the members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allowed to the contest election held in the 2002 and 3. The government is always formed by the Communist Party. तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना क्या है कि पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य हैं और कुछ सदस्यों का जो चुनाव है वो सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले जो है सभी उम्मीदवारों को ना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। जो सन 2002 से 3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। तो सरकार सदा क्या करती है, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। बताओ, चाइना में जितनी भी पार्टी बनती है वो हर बार कम्युनिस्ट पार्टी की बन रही है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years। अब इसी तरीके से क्या है कि जब इंडिपेंडेंस हो गया 1930 में, मैक्सिको क्या करता है, इलेक्शन कराता है हर 6 साल बाद और अपना प्रेसिडेंट चूज़ करता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। और क्या है कि देश में कभी भी फौजी का शासन या तानाशाही नहीं आई है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज बोन बाय पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ऑपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। तो लेकिन क्या हुआ है, आज तक सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी है, वो ही उसको ही जीत मिलती है। भाई 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ, तब से लेके अब तक सिर्फ एक ही पार्टी जीतती आ रही है। और जो ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल की पार्टियां खड़ी नहीं होती हैं इलेक्शंस में आती हैं बट जीतती नहीं हैं। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections। अब बहुत हथकंडे अपनाती है PRI पार्टी जो है ना, बहुत तरह तरह के बुरे हथकंडे अपनाती है इलेक्शन जीतने के लिए। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings। Teachers और government schools used to force parents to vote for the PRI। यहाँ तक कि जो हम टीचर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है, उनको पर प्रेशर लगाया जाता है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको बोलो कि वो PRI को ही वोट डालें। Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them। और वहाँ की जो मीडिया है ना, वो दूसरे पार्टीज़ को क्या करती है, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करती है, मतलब उस पर दोष लगाती है। PRI वाली पार्टी जो है उसको कुछ नहीं कहती है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर भी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। और कभी कभी ऐसा होता है, बूथ्स जो होते थे ना जहाँ पे वोटिंग डालनी होती थी वो बिल्कुल वोटिंग से कुछ टाइम पहले ही बदल दिए जाते हैं, है ना। विच मेड इट द डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट दियर वोट्स। और जो लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाता है कि वो वोट भी नहीं डाल पाते, कि अभी तो यहाँ वोट डाल लेते, अब वो जगह ही बदल दी है। द PRI स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी इन द कंपेनियन फॉर इट्स कैंडिडेट। और यहाँ तक कि जो अपना इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें PRI पार्टी बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करती है। शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग दियर रूल्स। क्या ये जो एग्जाम्पल ऊपर हमने पढ़े चाइना का और मैक्सिको का, क्या ये एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम कि हम डेमोक्रेसी के हैं? ऑल तो यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं बट फिर भी ये डेमोक्रेटिक तो नहीं है ना। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। अब यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद हमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर समझ में आता है कि हाँ,
हम सिर्फ रूल बाय द पीपल को ही नहीं बोल सकते, इसके डेफिनेशन को डेप्थली समझना है। भाई इलेक्शन भी तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। देयर मैनी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे कितनी सारी समस्याएं देखो समझो। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर पीपल एनी सीरियस चॉइस, कि सभी लोगों के द्वारा नहीं, पहले तो जो है उसमें 3000 लोगों को ही सिलेक्ट करा गया है ना। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट, और वो लोगों को चूज़ भी करते हैं, तो फिर बाद में कौन चूज़ करता है उन्हें? कैन वी कॉल दिस इज़ अ चॉइस? तो लोगों की चॉइस कहाँ है? ये लोगों की चॉइस किसी भी तरीके से नहीं हुई है, कहने को तो हाँ चॉइस करा रहे हैं। अब जैसे मैक्सिकन का एग्जाम्पल है, मैक्सिको का, पीपल सीम टू बी रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नॉट चॉइस। कहने को उनके पास चॉइस है, लोगों के पास भाई एक से ज़्यादा पार्टी खड़ी हो रही है, लेकिन असल में नहीं है चॉइस, क्योंकि लोगों को तो क्लियर है माइंड में PRI पार्टी ही जीतेगी, भाई वो कुछ भी कर सकती है जीतने के लिए। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, क्योंकि उनके पास तरीका ही नहीं है कि जो रूल कर रही है पार्टी उसको हटाया जा सके। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, चाहे लोग उसके अगेंस्ट क्यों ना हो, PRI पार्टी के, अगर जनता PRI पार्टी के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वो लोग उनके शासन को नहीं हटा सकती। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, तो इनको हम फेयर इलेक्शंस तो नहीं बोल सकते, साफ़ सुथरे इलेक्शन नहीं है ये, धोखाधड़ी वाले इलेक्शंस हो रहे हैं। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे हम दूसरा फीचर डाल सकते हैं डेमोक्रेसी का। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट, द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दियर चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ़ दे विश सो। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे ये कहा गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। अगर लोग चाह रहे हैं कि जो उनका कंटिन्यू शासक है उसको वो बदलना चाह रहे हैं, तो वो एक पावर उनके पास होनी चाहिए कि इलेक्शंस के थ्रू उसको हटा सके। ये नहीं कि इलेक्शन कराए जा रहे हैं वहाँ पे चीटिंग चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक दूसरा जो है एक तरीके से एडवांटेज हमें समझ में आती है, विशेषता समझ में आती है डेमोक्रेसी की, कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव बीन अ फेयर चांस टू लूजिंग, फेयर चांस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में ना ये निर्धारित नहीं हो जाता पहले से कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो एक पार्टी ही जीतती आएगी। अगर लोग चाहें तो एक शासक को हटा भी सकते हैं, चाहे तो उस शासक को जिता भी सकते हैं। मतलब पूरे 50-50 चांसेस होने चाहिए उसके जीतने और हारने के। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन तो करा रहे हैं और लोगों के दिमाग में तो क्लियर है PRI पार्टी ही जीतने वाली है मैक्सिको में, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में हम और पढ़ेंगे इसी बुक में, मतलब चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे इलेक्शंस के बारे में। नाउ आ जाता है 1 person 1 vote and 1 वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति एक ही वोट और एक ही मोल बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं, एक ही भाव बोल सकते हैं, कुछ भी। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हमने पहले पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष, जो वयस्क होते हैं वो मताधिकार से जुड़ा हुआ है। मताधिकार होता है, अडल्ट फ्रेंचाइज होता है, वोटिंग, है ना। दिस प्रिंसिपल has now come to accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial equal right to vote। अब ये सिद्धांत ना वोटिंग का लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान मतलब होता है वोटिंग करना, वोटिंग के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। देखो, कहने को वोटिंग हो रही है, काफ़ी जगह पे ये थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई है, वोट कराएंगे और तब सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ जगह पे ना इक्वल वोटिंग नहीं होती, है ना। समझेंगे किस तरीके से। जैसे until 2015 सऊदी अरब वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट, कि सन 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया हैड मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। अब क्या होता है कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम में कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि जो रूसी के अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समझते हो, ये जो लिखा है यहाँ पे लिखा ना था माइनॉरिटी होती है जो कम संख्या में लोग प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी समाज के जो लोगों का जो मतदान है, वोटिंग है, उसका अधिकार उनको हासिल करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। अब क्या है कि फिजी में जब चुनाव प्रणाली में वहाँ के जो मूल निवासियों का वोट का जो महत्व है वो भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है। अगर वहाँ पे कोई आउटर इंडियन फिजी रह रहा है उसका वोट कम माना जाएगा। ये क्या बात हुई? मतलब ऐसा मान लो
कि उन निजी व्यक्ति का 1 वोट और बाकी के 5 वोट के बराबर बैठ रहा है। समझ रहे हो, मतलब एक वैल्यू नहीं है वोटिंग की। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो लोकतांत्रिक राजनीतिक जो है ना, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। मतलब इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी है, यहाँ पे सामाजिक समानता है। तो इससे क्या होता है, हमें इस प्रकार हमें लोकतंत्र की जो है तीसरा फीचर हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि इन आ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कि लोकतंत्र में हर वयस्क होता है जो वोट डालने लायक है, जिसकी एज हो चुकी है, तो हर वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए और हर वोट का समान वैल्यू होनी चाहिए। वी शैल रीड अबाउट, अब इसके बारे में और ज़्यादा हम चैप्टर 3 में समझेंगे एंड पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब कुछ कानून के जो हैं अधिकारियों का जो आदर है, अधिकारों का जो आदर है, अधिकारियों का नहीं, अधिकारों का रूल, राइट्स होते हैं अधिकार, तो उनका जो सम्मान है, मतलब लोगों के जो अधिकार है उनका सम्मान करा जाना चाहिए, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। अब जिम्बाब्वे एक जगह की उसके बारे में बताया गया है, उसमें समझेंगे क्या बोला गया है। तो जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। Since then the country has been ruled by ZANU-PF, the party that lead the freedom struggle. Its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. अब क्या है, जिम्बाब्वे को 1980 में ना अल्पसंख्यक, मैंने बताया था अल्पसंख्यक क्या होते हैं, कम लोग, तो उन गोरों के जो शासन से मुक्ति मिली है, उसके बाद देश पर क्या है, ZANU-PF एक दल है, ठीक है, उसका राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष उस पार्टी ने करा था। उसके बाद से वही क्या बन गई, देश पर राज कर रही है। इसके जो नेता है ना रॉबर्ट मुगाबे, वो आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहा है। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। अब क्या है कि चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा हमेशा ZANU-PF दल ही जीतता है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। अब क्या होता है, आज़ादी के बाद से उनकी सरकार कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति होता है, उसकी जो पावर्स होती है उसमें क्या है, इंक्रीमेंट करता जा रहा है और उसकी जो जवाबदेही है वो कम करता जा रहा है। मतलब वो कुछ भी करे उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्यों करा, प्रेसिडेंट ने, ठीक है। और जो विपक्षी दल है उसके जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं ऑपोजिशन पार्टी के, उनको परेशान भी करा जाता है, हैरेस किया जाता है और उनकी जितनी भी सभा कराई जाती हैं उनको क्या कर जाता है, उसमें गड़बड़ कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। देयर वाज अ लॉ that limited the right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party versions. अब क्या है कि सरकार विरोधी प्रदर्शन जो होते हैं, सरकार के विरोधी और आंदोलन गैर कानूनी, उनको घोषित कर दिया जाता है। मतलब अगर सरकार का कोई विरोध कर रहा है तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर देंगे वो लोग। और ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। अगर टेलीविज़न और रेडियो पर क्या है कि सरकारी नियंत्रण होता है और वो क्या करते हैं, सिर्फ शासक दल के विचार को ही प्रसारित करते हैं, उनका ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। आज के डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार होता है मीडिया को, लेकिन मीडिया तो गवर्नमेंट के हाथ में है यहाँ पे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट गवर्नमेंट हैरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। और अगर इन लोगों के गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई कुछ जर्नलिस्ट कोई कुछ बोलता है तो उसको क्या किया जाता है, हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वर अगेंस्ट एंड प्रेशराइज्ड जजेस। अब ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2000। तो सरकार के कुछ ऐसे अदालती फैसलों की भी परवाह नहीं करती, अदालत से जो फैसला है उसकी भी परवाह नहीं करती गवर्नमेंट, और उसके खिलाफ जो लोग जज जाते हैं उनको परेशान किया जाता है।
सन 2017 में मुगाबे को क्या करा, राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। कि जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जन आदेश पाना यानी कि लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मान लिया कि जो तुम्हारा लीडर है वो फेमस है, तो उसने तुम्हारा इंडिपेंडेंट कराया तुम्हारी कंट्री को, बट इतना ही सफिशिएंट नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकप्रिय नेता भी लोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी, समझो ध्यान से, जो आपके फेवरेट नेता है ना, वो भी कभी कभी नॉन डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। पीपल लीडर्स कैन बी autocratic if we wishes to assess a democracy it is important to look at the elections but if it is equally important to look before and after elections। तो क्या है, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना ज़रूरी है, और उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशंस। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह और कामकाज समेत सभी के राजनीतिक गतिविधियों की पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए कि कौन सी पार्टीज़ क्या हो रही है। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो इसमें क्या है, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो सरकार के नागरिक हैं ना, उनके कुछ बुनियादी होते हैं, फंडामेंटल जो अधिकार है, रूल्स हैं, राइट्स हैं, उनका आदर किया जाए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, कि उनको सोचने की फ्रीडम दी जाए कि वो अपने दिमाग से सोच सकें कि इनको सेलेक्ट कराना है। टू हैव ओपिनियंस, उनके खुद के विचार भी होने चाहिए। टू एक्सप्रेस these in public, to form association, to protest and take other political actions। तो उनको सोचने की, अपने राज्य बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनीतिक गतिविधियों करने की, सारी चीज़ों की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज, और सभी को कानून की नज़रों के सामने समान रखना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेस्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट judiciary whose orders are obeyed by everyone। We shall read more about this in chapter 8.5। तो भाई लोग इन्होंने कहा है कि इन अधिकारों की रक्षा जो है, मतलब इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, जज करेंगे, है ना। कौन करेगा, जजमेंटल चीज़ें के द्वारा इन अधिकारों को रक्षा की जाएगी और सभी को उनके आदेशों का पालन करना होगा। और अधिकारों के बारे में जो है हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे, इलेक्शंस के बारे में हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे बाकी। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू वे अ गवर्नमेंट टू रन after the elections। Our democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election। अब क्या है कि इसी प्रकार ना दूसरी कुछ शर्तें भी होती हैं चुनाव के बाद। ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट चूज़ कर ली गई, अब वो क्या है अपनी मनमानी कर सकती है। मतलब अगर हमने किसी गवर्नमेंट को चूज़ करा लोगों के द्वारा, अब उसके ऊपर सारी पावर आ चुकी है, तो अब वो मनमानी करेगी या अपने मर्जी से डिसीजन बना लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इट हैड टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उसको कुछ नियमों को पालना करनी पड़ती है। इन पर्टिकुलर इट हैड टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, और यहाँ तक कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि मेजर पार्टी ने मेजर लोगों ने उन्हें चूज़ कराया तो वो माइनर लोगों को इग्नोर कर देगी, उनके लिए कुछ करेगी नहीं, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ गो थ्रू अ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है वो एकदम से नहीं ले लिया जाता है, उसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी सभा बैठ के बातें होती हैं वहाँ पे। एवरी ऑफिस हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अब कानून के द्वारा ना बहुत सारी सभाओं को अलग अलग पावर्स दी गई हैं, उसी के हिसाब से सारे फैसलों को लिया जाता है। ईच ऑफ दीज इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर नंबर 4। तो ये सभी ने सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है, मतलब कि ऐसा नहीं है जो भी डिसीजन उन्होंने ले लिया, डिसीजन लेने के बाद उनको जवाब देना पड़ता है। अगर जनता उनसे कुछ पूछ रही तो वो जवाबदेह होते हैं। तो ये सभी क्या सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी जवाबदेही होते हैं। जो स्वतंत्र ऑफिशियल्स हैं वो भी क्वेश्चन अगर इनसे करें तो इन्हें गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। इसके बारे में भी और हम डीपली चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। बोथ दीज एक्सपेक्ट्स gives us the fourth and final feature of democracy। अब ये जो इस प्रकार हम लोकतंत्र की जो चौथी और अंतिम विशेषता है उसको समझ सकते हैं, एंड वो है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। कि एक लोकतांत्रिक सरकार
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होता है हमारे संवैधानिक जो कानून होते हैं, और जो पीपल के रूल्स होते हैं यानी कि नागरिकों का जो अधिकार होता है उसके खींची लक्ष्मण रेखा बोलो लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करती है। मतलब संवैधानिक कानूनों से ऊपर नहीं जा सकती और नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीन सकती, उसके अंदर उसके दायरे में रह कर के काम करती है। ये 4th फीचर था। तो दैट्स इट। बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है हम आगे वाले पार्ट्स में कवर अप करेंगे।